हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6 मार्च को आप लोगों का क्लास 12 फिजिक्स का पेपर है सीबीएसई बोर्ड। तो अब आप लोगों के पास सिर्फ मुश्किल से 8 से 10 दिन बचे हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम नज़दीक आते ही घबराने लग जाते हैं और बहुत सारे बच्चे तो इसलिए डर रहे होंगे कि यार 2 बुक हैं और 10 दिन में 2 बुक कैसे हो पाएंगी। या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और वो सोच रहे होंगे कि अब मैं इन 10 दिनों में 8 से 10 दिनों में क्या करूं कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, 100 में से 80-70 मार्क्स तो मिनिमम आ ही जाएं। या वो बच्चे जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, अब वो एग्जाम में अपने फिजिक्स के पेपर को फाइनल टच देना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि क्या पढ़ूं मैं कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए, 100 में से मिनिमम 98-99 मार्क्स आ जाए। तो ये आप सभी लोगों के लिए वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूं कि आप लोगों ने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को क्या चीज स्किप करनी है, क्या छोड़नी है, कि आप लोग कैसे बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे। अगर बच्चों आप ऐसा कर रहे हो तो इसकी वजह से आप लोग आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे। और आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब भी आप एग्जाम में बैठते हो तो आप लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, फर्स्ट पार्ट बन रहा होगा, सेकंड पार्ट नहीं बन रहा होगा, या आप आधा डेरिवेशन कर रहे होगे, आधा डेरिवेशन करने के बाद आप लोग अटक जा रहे होगे। तो यही सारी चीजों को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं और मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि जिनके आने के चांस बहुत ज्यादा है। बच्चों मतलब मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया तो फिजिक्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मिनिमम 100 में से 70 में से अगर मैं बोलूं, चलो 100 छोड़ देते हैं, प्रैक्टिकल में आप लोगों को क्या मार्क्स मिला है, 70 में से मिनिमम 40 मार्क्स तो हर स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद लेके ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर कर दो और आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेके कुछ देर, मतलब 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की भी अगर ये वीडियो बनती है तो यार साथ में लेके बैठ जाओ। ठीक है, जितने मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आप लोग नोट करते रहना। लिखने का काम मैं कम से कम करने वाला हूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मुंह से बोलने वाला हूं। ठीक है, लेकिन यार ये 15-20 मिनट आप लोगों ने पूरा अच्छे से वीडियो को देखना है। ठीक है, देखो आप लोगों का सबसे पहले ना आप लोगों ने क्या करना है कि एक बार अपना सीबीएसई से जो आया हुआ क्वेश्चन पेपर है वो देख लेना है। तो उससे आप लोगों को क्या क्लियर होगा कि टोटल आप लोगों के 5 सेक्शंस हैं। 5 में से सेक्शन ए में आप लोगों के 18 क्वेश्चन आने वाले हैं। 18 में से भी 16, 17, 18 ये 3 क्वेश्चन है आप लोगों के असर्शन रीजन वाले। असर्शन रीजन में आप लोगों के पास 4 ऑप्शन रहेंगे और आपने बताना पड़ेगा कि असर्शन और रीजन में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या असर्शन सही है, क्या रीजन सही है, क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर 3rd 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या असर्शन गलत है, क्या रीजन गलत है। तो ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ कि 50% चांस होता है कि assertion is correct, reason is correct and reason is the correct explanation of assertion। या फिर ये होगा, या फिर होगा assertion is correct and reason is correct but reason is not correct explanation। तो A और B में से 50% चांस है कि एक आंसर सही होगा। ठीक है, तो पहला सेक्शन ए में 18 क्वेश्चंस में से assertion रीजन वाला मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया। अब जो बचे हुए 16, 17, 18 से पहले 15 जो क्वेश्चंस हैं उसमें देखो बच्चों, 15 में से ये मान के चलो कि 6 to 7 क्वेश्चंस आप लोगों के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, फिजिक्स के जितने फॉर्मूले हैं, अगर आप लोगों के पास सैंपल पेपर की बुक है तो उसमें सिर्फ फॉर्मूले लिखे होते हैं, वो सारे फॉर्मूले आप लोगों ने क्या करना है, जो स्टिकर होता है ना कॉपी में लिखने वाले, वो सारे स्टिकर में लिख के अपनी दीवार में चिपका देना है एक बार। ठीक है, बहुत ही कम, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं होंगे और वो फॉर्मूले से सीधे आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। तुरंत आप लोगों के आंसर आ जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे आप लोगों के सेक्शन ए में। और 3 से 4 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों के ग्राफ वाले आएंगे। तो आप लोगों ने जितने भी आप लोगों के फिजिक्स की कॉपी में ग्राफ दिख रहे हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले क्लियर करने हैं। ग्राफ देख लो, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना। और कुछ तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सीधे आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे। तो मतलब ये लेके चलो कि जो 18 क्वेश्चन हैं वो आप लोग कर ही लोगे। और वैसे भी अपने अड़ोस पड़ोस भी थोड़ा सा बॉन्डिंग बनाए रखना, क्योंकि मतलब MCQ है तो चांस ये है कि कुछ इधर उधर से भी हो ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन इधर उधर फर्रे पास मत करना, बस ये ध्यान रखना। थोड़ा बहुत चलता है यार, ठीक है, आंखों के इशारों से भी पता चल जाते हैं। कोड तो आप लोग पता नहीं क्या क्या कोड बना देते हो। तो 18 क्वेश्चंस में मतलब आप लोगों ने अपनी पूरी मतलब एकदम तैयारी अच्छी रखनी है। अब बात करते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में आप लोगों के 7 क्वेश्चन आने वाले हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन डी में आप लोगों के आने वाले हैं 3 क्वेश्चन आने वाले हैं।
लेकिन मैं बोलूंगा कि सेक्शन डी में आप लोगों के 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि जो 3 क्वेश्चन आएंगे तीनों में और आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और सेक्शन ई में केस स्टडी वाले क्वेश्चंस रहेंगे, और सेक्शन डी में केस स्टडी के 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे। और सेक्शन ई में जो पहला क्वेश्चन चांस है कि वो ऑप्टिक्स से आएगा, और ज़्यादातर चांस है कि वो आप लोगों का रे ऑप्टिक्स से या तो टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहाँ वाले पोर्शन से आएगा, नहीं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आ सकता है। और केस स्टडी सेक्शन ई का जो दूसरा क्वेश्चन आएगा, या तो आप लोगों का वो सेमीकंडक्टर से आएगा, या आप लोगों का वो फर्स्ट बुक में अल्टरनेटिंग करंट या फिर गॉस की एप्लीकेशन से बन सकता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, एक और चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर केस स्टडी में एक क्वेश्चन वहां से बन सकता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से तैयार करना है। बाकी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि न्यूमेरिकल कितने मार्क्स का आने वाला है। तो कम से कम बच्चों आप लोगों का न्यूमेरिकल 30 मार्क्स मान के चलो कि 30 मार्क्स के आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो यार आप लोग बोलोगे 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो बच्चों मैं आप लोगों को बताऊं, जिसने साल भर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है उसके भी 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल आसानी से हो जाने वाले हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल मैंने बोला ना कि वो 1 मार्क्स में भी आने वाले हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड होंगे तो जल्दी से अच्छे से हो जाएंगे। लेकिन जो 15 मार्क्स की न्यूमेरिकल है उसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप लोगों के वो बन जाएंगे, ठीक है। वो एकदम प्योर न्यूमेरिकल नहीं होंगे, कुछ उसमें कॉन्सेप्ट भी छुपे हुए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पढ़ना ही है। तो आप लोग निकाल लो अपनी कॉपियाँ और पेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखना स्टार्ट कर दो। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ, सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद गॉस की एप्लीकेशंस के सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके इनसाइड, उसकी सरफेस, उसके आउटसाइड। बाकी एप्लीकेशंस में जो पैरेलल प्लेट्स हैं अपोजिटली चार्ज या सेम चार्ज, उनकी वजह से उनके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पे कितना होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, मिक्स बता रहा हूं, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी प्रॉपर्टीज, ये आप लोगों को 100% आना चाहिए, ठीक है। एकदम अच्छे से इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी प्रॉपर्टीज आप लोगों को आनी ही आनी चाहिए। अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आप लोगों को एकदम अच्छे से आनी चाहिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं किरचॉफ्स लॉ या फिर सेलों का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आप लोगों को देखने को मिलेगा सेक्शन डी में 5 मार्क्स में। अभी बता दे रहा हूं, इसको एकदम आपने क्लियर कर लेना है। ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स लिखते रहना, आराम से लिखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, कि किसी भी मटेरियल की, कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, टेम्परेचर चेंज करने से उसकी रेजिस्टिविटी कैसे अफेक्ट करती है, इसके ग्राफ, ये आप लोगों ने बिल्कुल, ग्राफ तो जितने भी आप लोगों की फिजिक्स की फर्स्ट बुक सेकेंड बुक में ग्राफ हैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके अलावा जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, I इक्वल टू NAVD हो गया, J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर, वेक्टर फॉर्म वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले आएंगे आप लोगों के। और रेजिस्टिविटी का रिलेशन हो गया रेजिस्टेंस के साथ, या एरिया लेंथ पे कैसे डिपेंड करती है, बहुत छोटे रिलेशन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये आप लोगों ने एकदम अच्छे से दिमाग में रखने ही रखने। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर की, तो यहां पे आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए बायो-सैवर्ट लॉ। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स एकदम अच्छे से आने चाहिए। किसी भी करंट कैरिंग वायर से उसके सेंटर पे और उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, लॉन्ग स्ट्रेट वायर से r डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सीधे फॉर्मूला याद करो, बिल्कुल डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, बिल्कुल डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यह शायद आ सकता है, दो पैरेलल अगर आपके पास करंट कैरिंग वायर है, अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है या दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इनकी वजह से रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स कब कितना होगा, या कब रिपल्सिव होगा, कब अट्रैक्टिव होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एम्पियर सर्किटल लॉ आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर आप लोगों को
रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। और किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं तो उस पर लगने वाला टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा वाला एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो आप लोगों को टॉर्क की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा अगर मैं मैग्नेटिज्म में बताऊं तो मैग्नेटिज्म में सबसे पहले तो आप लोगों ने किसी भी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और किसी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आप लोगों को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस, इनके एग्जांपल्स, इनकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इनका बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड में एकदम अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। इसके बिना इस चैप्टर में बहुत तकलीफ हो सकती है, ये आप लोग देख लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं सिर्फ मैं अभी वो बता रहा हूँ जो मुझे ध्यान में आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एकदम फैराडे लॉ और लेंज लॉ एकदम क्लियर होना चाहिए, इसका फॉर्मूला इंड्यूस्ड EMF का। उसके बाद सीधे सेल्फ इंडक्शन में चले जाना। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इनके फॉर्मूले और इनकी जो दो एप्लीकेशंस है सेल्फ और म्यूचुअल की, उनके डायरेक्ट फिगर और फॉर्मूला याद कर लो, डेरिवेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपल, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट बच्चों, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से बहुत पेशेंस के साथ पढ़ना। इसमें RMS करंट आप लोगों को पता होना चाहिए, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बिल्कुल बनाने हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इनके फेजर डायग्राम, इनके इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के फॉर्मूले और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC का फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन वाला ग्राफ वो आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए। सीरीज LCR सर्किट तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसका फेजर डायग्राम सीख लो, ठीक है। इसमें इंपीडेंस का फॉर्मूला कितना होता है, इसकी रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, और एवरेज पावर प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए कितना होता है, प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव के लिए 0 होता है। ये फॉर्मूले आप लोग एकदम याद कर लेना। एवरेज पावर का डेरिवेशन बिल्कुल नहीं करना है बच्चों, छोड़ देना है आप लोगों ने, ठीक है ना, क्लियर। कोई अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग मुझसे कमेंट में कह सकते हैं कि ये चीज़ें आएंगी नहीं आएगी, मैं एकदम आप लोगों को कमेंट में क्लियर कर दूंगा कि ये डेरिवेशन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों AC जनरेटर और ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन भी अच्छे से देखो, इसके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से करो। 100% इसको इंपोर्टेंट लिख दो, 100% लिख दो इसके आगे, इन दोनों में से एक आ सकता है और सीरीज LCR, ठीक है ना। और पावर फैक्टर क्या होता है पावर वाले टर्म पे, वो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले इंफ्रारेड, ठीक है ना, अब आने को तो कुछ भी आ सकता है, मैं मेन इंपोर्टेंट बता रहा हूं। UV और रेडियो वेव, इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ तो याद करनी है, इसके अलावा भी बाकी आता है, लेकिन ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी सभी की प्रॉपर्टी याद कर लो, एक बार में हो जाती है, वैसे ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है, फिर भी इन तीनों के चांस सबसे ज़्यादा है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ एकदम अच्छे से याद कर लेना, 3 मार्क्स का आता है इस चैप्टर से, और ज़्यादा बाकी बड़ी लंबी लंबी इक्वेशंस आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो और में दिए रहेगा, आप लोगों से एकदम आराम से बन जाएगा। अब बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। देखो रे ऑप्टिक्स में एक न्यूमेरिकल तो आपका प्रिज्म से आने वाला है, इसलिए प्रिज्म को एकदम अच्छे से न्यूमेरिकल और उसके छोटे छोटे डेरिवेशंस देख लेना। बाकी लेंस बेकर फॉर्मूला जो है आप लोगों का, उसका रे डायग्राम कॉन्वेक्स कॉनकेव के लिए और उसका सीधे कंक्लूजन याद कर लेना, डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है। 3 मार्क्स में आएगा डेरिवेशन सेक्शन डी में ज़्यादा से ज़्यादा, और वो आप लोग इतना भी कर लोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। थिन लेंस फॉर्मूले, डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूले याद करो, इनके न्यूमेरिकल की लीनियर मैग्निफिकेशन, इनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मेन जॉब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है एकदम अच्छे से डेरिवेशन की, न्यूमेरिकल्स की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल भी देख लेना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एकदम अच्छे से 100% सारे चीज इसके अंदर की क्लियर करनी है। उसके अलावा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स आराम से देख लेना। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से अच्छा होता है, अगर होता है तो क्यों होता है बताओ, ये क्वेश्चन आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। अब बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। हाइगेंस वेव थ्योरी आप लोगों ने नहीं छोड़नी, बहुत छोटे से पॉइंट दिए हैं उसने, वो आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। बच्चों इसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, इंपोर्टेंट लिख दो।
रे ऑप्टिक्स की एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना भूल गया, पता नहीं मैं कैसे भूला, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आनी ही आनी है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी कंडीशंस क्या होती है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर, 100% इंपॉर्टेंट लिख दो बच्चों, 100%। ठीक है, हम बात कर रहे थे वेव ऑप्टिक्स की। तो वेव ऑप्टिक्स में आप लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखना है। इसमें आप लोगों को पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, किसी भी ब्राइट और डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले, इनके न्यूमेरिकल्स, बच्चों फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता ही आता है 3 नंबर में, आराम से देख लेना। सेक्शन सी में 3 मार्क्स में आप लोगों को इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलने ही मिलने वाला है 100%। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, पाथ डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन फ्रिंज विड्थ जो है और पोजीशन ऑफ nth ब्राइट एंड nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन और फ्रिंज विड्थ 100% आना है कंफर्म। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ना बच्चों आप लोगों ने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक बार आप लोगों ने देख लेना है। बाकी सेंट्रल जो होता है ना मैक्सिमा डिफ्रैक्शन में, तो उसका आप लोगों ने लीनियर और एंगुलर विड्थ देख लेना है। लेकिन फिर भी आप लोगों से बोलूं कि डिफ्रैक्शन में आप लोगों से ये पूछता है ज़्यादातर कि बताओ साउंड में नॉर्मली डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, बताओ लाइट में नॉर्मली डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता। तो इसकी कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। और डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस में डिफरेंस 100%, इसको इंपोर्टेंट कर लो। और कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस, इसको भी इंपोर्टेंट कर दो, ठीक है ना। तो वेव ऑप्टिक्स में कंक्लूजन समझ में आया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी, ठीक है ना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ, पोजीशन ऑफ nth एंड ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज के न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में डिफरेंस, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है, ठीक है, और डिफ्रैक्शन की कंडीशन ये आपने देखना है, ठीक है। और वैसे भी आप लोगों का यार ये 18 मार्क्स का आ रहा है EM वेव को मिला के, 14 मार्क्स 15 मार्क्स का तो कम से कम आता है रे और वेव से, तो इसको छोड़ना नहीं है। ड्यूल नेचर में देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है, इंटेंसिटी के लिए, ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अगर आप लोग लाइट की इंटेंसिटी बदलते हो तो क्या होगा, पोटेंशियल में चेंज करने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज करने से क्या होगा, इनके ग्राफ याद आ रहे हैं। इसको तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, 4 नंबर में कंफर्म है बच्चों, 100% कह रहा हूं, 100% डन है। और दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या तैयार होने वाला है, डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ के फॉर्मूले है ना, लैम्डा इक्वल टू h/mv, h/√2m काइनेटिक एनर्जी है ना, 12.3 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट पोटेंशियल, इनका एक न्यूमेरिकल, वो भी रेशियो वाला, अल्फा पार्टिकल की मास इतना है या वेलोसिटी इतनी है और एक प्रोटॉन का, तो इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताओ। इसका न्यूमेरिकल आपने डी ब्रोगली का छोड़ना है ही नहीं, ठीक है। एटम में बढ़े, एटम में आप लोगों ने सबसे पहले बोर्स एटॉमिक मॉडल आप लोगों ने देखना है, इसमें भी क्वांटम कंडीशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी चीज़ आप लोगों ने फॉर्मूले याद कर लेने हैं, हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट की रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी हो गई, ठीक है ना। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले, ठीक है। और अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज, इनके न्यूमेरिकल्स। तो सीधे आप क्या करना है, एटम चैप्टर में न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट कर दो, सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। बस एक एनर्जी लेवल डायग्राम 100% याद होना चाहिए, ज़्यादा न्यूमेरिकल बन जाएंगे। और न्यूमेरिकल में भी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन से हैं, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज के न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, कभी कभी आजकल फिगर वाले न्यूमेरिकल्स दे रहा है, ठीक है ना, कि बताओ कि किस में क्या बोलते हैं एनर्जी ज़्यादा है, इसमें से किस ट्रांजिशन में, ये वाले मतलब न्यूमेरिकल देखने हैं एटम्स में। और शॉर्ट फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल नहीं बन पाएंगे एटम में। हाँ, एटम 100% तैयार करना है, डेरिवेशन बिल्कुल छोड़ दो, साइड में फेंक दो उसको, डेरिवेशन पढ़ना ही नहीं है। न्यूक्लियाई में साइज ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला R=R0 R0, जो भी आप कहते हो, A⁻⁴ ये फॉर्मूला। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज आपने पढ़नी है बच्चों, उसके अंदर एक ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का न्यूक्लियर साइज के साथ वेरिएशन, वो ग्राफ नहीं छोड़ना है। मास डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पैकिंग फ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक ग्राफ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये चीज नहीं छोड़नी है, कुछ हो जाए, ठीक है ना। और मास डिफेक्टिव न्यूमेरिकल देख लेना, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर की बात करूं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स पढ़ लेना, फिर सीधे पीएन जंक्शन में चले जाओ। छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसके बिना आगे कुछ नहीं होने वाला है। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, डिप्लेशन लेयर क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। पीएन जंक्शन
का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। उसके बाद आपने पढ़ना है फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग पीएन जंक्शन की। फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लेशन लेवल कैसे मतलब घट रही है और रिवर्स बाइसिंग में बढ़ रही है। फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, मिली एम्पियर में होता है, और रिवर्स बाइसिंग में करंट माइक्रो एम्पियर में होता है। क्यों करंट फ्लो नहीं करता है और माइक्रो एम्पियर में देख रहा है तो क्यों देखने को मिल रहा है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक लिख लो इसको, वीआई कैरेक्टरिस्टिक करो पीएन जंक्शन डायोड में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको छोड़ना नहीं है। और हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना, ठीक है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व से रिलेटेड कभी कभी न्यूमेरिकल दे देता है, तो ये आप लोगों ने इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये मैंने आप लोगों को ओवरऑल कंक्लूजन बता दिया है कि किस किस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब कुछ छूटा होगा तो मैं आप लोगों को मतलब मेरे हिसाब से इतने टॉपिक्स आप लोगों ने एकदम अच्छे से क्लियर करने हैं। तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि कुछ और ज़्यादा मतलब 10 ही क्वेश्चन बताऊं जो 10 क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़ लो। ऑल द बेस्ट आप लोगों को।